गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एज यूजुअल हमारा रिवीजन सेशन इंक्लूड करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस विच हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो आजकल चर्चे में है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किस वजह से ऑफिस न्यूज में आया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की गई थी जिसमें कि एक कंप्लेंट हुई थी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा, उसको क्वाश करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड रह गया कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, क्या ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑफिस है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका जो लेवल है यानी कि जो इसका स्टेटस है वो स्टैट्यूटरी है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आपको याद रखना है कि इसका स्टेटस जो है वो स्टैट्यूटरी है और इसको ग्रांट किया गया ये स्टेटस बाय सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये बेसिकली एम्पावरमेंट प्रोवाइड करती है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट वाइट कॉलर क्राइम्स, जहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल कर सकते हैं ये इन्वॉल्विंग सम मल्टी डिसिप्लिनरी अफेयर्स। फाइन, तो यहाँ पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस थोड़ी सी न्यूज में आई थी या थोड़ा सा चर्चे में आ गया था, इस वजह से बस इसकी मिनिस्ट्री ध्यान में रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो मिनिस्ट्री रहेगा और अगली स्लाइड में हम कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। ई साक्षी एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। ई साक्षी एप्लीकेशन रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अच्छा, कोई भी अगर ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकता है। ये बात मैं उसको बता रही हूँ जो यहाँ पे पहली बार आया है। ये सारे क्वेश्चंस हम पहले कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इसको वन लाइनर फॉर्मेट में करते हैं ताकि हम उसको एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। सेकेंड है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये जो कमिटी है ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीएम ई बस सेवा स्कीम। तो ये स्कीम काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये सारी की सारी कमिटीज या एप्लीकेशंस या जो स्कीम है ये न्यूज में बने हुए थे, इसलिए इनकी मिनिस्ट्री आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। Which company has been contracted by the Ministry of Defence for the procurement of 697 bogie open military railway wagons for the Indian Army? Indian Army के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोक्योर कर रही है 697 BOM रेलवे वैगन्स। इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ साइन हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री का? तो ये है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। ठीक है, What is the brand name of the environmental label under the Indian Forest and Wood Certification Scheme recently launched by the Environment Ministry? ये ब्रांड नेम है प्रमाण और इसको लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूएस टू परचेज द टोमाहॉक मिसाइल्स। इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए के साथ, जिसके बाद अब वो यूएसए से परचेज करेंगे टोमाहॉक मिसाइल? यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, जापान। जापान ने एक डील साइन की है यूएस के साथ और अब इसके बाद ये परचेज करेंगे 400 टोमाहॉक मिसाइल। इनके बारे में खास बात क्या है, ये वर्सेटाइल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं बेसिकली और इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है यूएस में। ये जो मिसाइल्स हैं ये लॉन्च की जा सकती हैं फ्रॉम आइदर शिप और सबमरीन, दोनों ही तरीके पे, और ये फिक्स्ड लोकेशंस को टारगेट करते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन एंड एयर डिफेंस साइट्स। तो लो एल्टीट्यूड्स पे इन मिसाइल्स को फ्लाई कराया जाता है और ये यूज करती हैं सैटेलाइट नेविगेशन को और टेरकॉम रडार को फॉर प्रिसाइज गाइडेंस। और पहले इसको प्रोपेलेंट दिया जाता है एज अ सॉलिड, यानी कि इसका पहले जो प्रोपेलेंट होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन बाद में हीट एफिशिएंट टर्बोफैन इंजन्स इसको हीट प्रोवाइड करते हैं या प्रोपेल करते हैं। और इनके और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं इन हाई रिस्क सिनेरियोज, जिसके बाद जो जापान की डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी इन्हांस हो जाएंगे। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जापान यूएस के साथ मिलके ये एग्रीमेंट साइन कर चुका है और अब जापान 400 टोमाहॉक मिसाइल्स यूएसए से परचेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा कंट्री और अगली स्लाइड में हम कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। फर्स्ट है, सुराया सैटेलाइट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। सुराया सैटेलाइट जो है ये ईरान का है
और किस वजह से न्यूज़ में आया, क्योंकि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है जहां पे इन्होंने सुराया सैटेलाइट को लॉन्च किया इनटू अ रिकॉर्ड हाई ऑर्बिट ऑफ 750 किलोमीटर्स। और किस कैरियर का यूज करते हुए, तो ये है घैम 100 कैरियर। ठीक है, तो ऑल्दो यूएस ने बहुत बार वार्निंग दी हुई है कि डुअल यूज नेचर नहीं हो सकता सच टेक्नोलॉजी का, बावजूद इसके ईरान क्लेम करता है कि ये इनकी सक्सेस है एरोस्पेस प्रोग्राम में। और इस सैटेलाइट का वेट है लगभग 50 किलोग्राम। इसी के साथ ये ईरान की पहली प्लेसमेंट है ऐसे ऑर्बिट में जो कि 500 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये डुअल यूज कैपेबिलिटीज फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक थ्रेट सामने आ चुका है और इसकी वजह से कंसर्न्स अब रेज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज विद न्यूक्लियर वॉरहेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सुराया सैटेलाइट कौन सी कंट्री का है, आंसर इज ईरान। Recently, which country has been elected as the first vice chair of the Food and Agriculture Organizations Committee on Fisheries Subcommittee on Fisheries Management? तो यहाँ पे इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ द FAO कोफी सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। इसी के साथ ये एक क्रूशल बैलेंस क्रिएट करेगा टू ग्लोबल फिशरीज गवर्नेंस। और ग्लोबल साउथ में हम क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो इंडिया का जो रोल है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा नैरेटिव्स को फर्दर शेप करने में। इसके अलावा इंडिया जो है वो एक लीडिंग फिशिंग नेशन है जहाँ पे 28 मिलियन फिशर्स फिलहाल मौजूद हैं और ये सर्व करते हैं ऑन द FAO फिशरीज ब्यूरो ऑन कैप्चर फिशरीज पहली बार 57 ईयर्स में लास्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फिशरीज इंगेजमेंट में, और जो भी हमारे फिशरमैन हैं उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ द FAO कमिटी ऑन फिशरीज सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। Recently, which country launched the EcoMark Green Accreditation Framework for MSMEs at the World Economic Forum in Davos? यहाँ पे आंसर हो जाएगा UAE। UAE ने लॉन्च किया EcoMark Green Accreditation Framework MSMEs के लिए at the World Economic Forum। Chang 6 mission recently seen in the news is associated with which country? ये मिशन जो है वो चाइना का है, आंसर इज चाइना। Which country has recently passed a significant legislative bill banning the consumption and sale of dog meat? तो साउथ कोरिया ने ये बिल पास किया है जिसके बाद यहाँ पे किसी भी तरह का डॉग मीट कंज्यूम और सेल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन? एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन से स्टेट ने माई स्कूल माई प्राइड नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में इस कैंपेन को लॉन्च किया है और ये पार्ट है इनके अपना विद्यालय प्रोग्राम का। ठीक है, और इसका एम क्या है? एजुकेशन को इम्प्रूव करना गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और स्टूडेंट ग्रोथ को सपोर्ट करना। साथ ही ये कैंपेन अलाइन करता है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि इस कैंपेन के तहत इंडिविजुअल्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो स्कूल अडॉप्ट करें और कैरियर काउंसलिंग अपनी करवाएं। साथ ही रेमेडियल टीचिंग, योगा ट्रेनिंग और फाइनेंशियल डोनेशंस वगैरह भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस कैंपेन के तहत जो भी रिटायर्ड टीचर्स, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ और अदर कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि वो वॉलंटियर बन के सामने आएँ और एकेडमिक सपोर्ट मेंटर्स बने विदाउट पे। ठीक है, तो माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन किस स्टेट का है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। पर्पस क्या है? एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए यहाँ पे कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कांगर वैली नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कांगर वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो ये लाई करता है जगदलपुर छत्तीसगढ़ में और इन्होंने कोलैबोरेट किया है विद द डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर अ यूनिक लैंडस्केप बेस्ड इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्लान। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में और ये जाना जाता है अपने डाइवर्स टोपोग्राफी और एक्सेप्शनल केव्स के लिए बेसिकली। तो याद रखिएगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? आंसर इज छत्तीसगढ़। सेकेंड है अबुआ आवास योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? अबुआ आवास योजना झारखंड से रिलेटेड, झारखंड से एसोसिएटेड है और किस वजह से न्यूज में था? क्योंकि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, ये डिलीवर करने वाले हैं पहला इंस्टॉलमेंट अबू आवास हाउसिंग स्कीम का, जिसके तहत हाउसिंग प्रोवाइड की जाती है उन सभी लोगों को जो कि बाहर रह गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाने से। ठीक है, तो अब तक इसमें 8000 बेनिफिशरीज लगभग आ चुके हैं जिनको कि पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा और 31 लाख एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने अब तक फिलहाल रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट रहेगा वो 29 जनवरी को लगभग प्लान किया जा रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अबुआ आवास योजना कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर इज झारखंड। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये सेंचुरी है हरियाणा स्टेट में
और किस वजह से न्यूज़ में आई थी, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि वो नेचर टूरिज्म को काफ़ी हद तक प्रमोट कर सके 16 रामसर साइट्स में, इंक्लूडिंग दिस चिल्का लेक एंड सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी। और ये जो सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2021 में। यहाँ पे डिफरेंट आपको ड्राई और डेसिडुअस वेजिटेशन दिख जाएगा और साथ ही यहाँ पे आपको 320 बर्ड स्पेशीज भी दिखेंगी। तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा टूरिज्म की प्लेस साबित हो सकती है। तो सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी कहाँ पे है? आंसर इज हरियाणा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है असम स्टेट की स्कीम। Recently, Union Fisheries Minister Purushottam Rupala inaugurated an artificial reef project in which Indian state? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने इनॉग्रेट किया एक आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट केरला स्टेट में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में बने हुए थे। नेक्स्ट पे चलेंगे। What is the IUCN status of Gangetic dolphin recently seen in the news? Gangetic dolphin का IUCN status क्या है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है एंडेंजर्ड। ये जो स्पेशीज है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है आईयूसीएन लिस्ट के। किस वजह से चर्चे में आई थी? क्योंकि हाल ही में एक गैंगेटिक डॉल्फिन है जिसको उड़ीसा में रेस्क्यू किया गया है और इसी के साथ हमें कुछ होप्स मिलती हैं कि शायद और भी इस तरह की फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स रिवर के अंदर मौजूद हों। ठीक है, तो पहले तो ये काफ़ी वाइड स्प्रेड थी जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना वाला एरिया है उसमें, लेकिन अब ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में लाई करती हैं। और इसके अलावा ये ब्लाइंड होती हैं और हंट कैसे करती हैं? यूजिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इस स्पेशीज को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अब ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो दैट्स वाई प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन लॉन्च किया गया था 2023 में, ताकि इंडिया जो है वो सेव कर सके इस एंडेंजर्ड स्पेशीज को, जो कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। ठीक है, तो गैंगेटिक डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। देखिए, कई बार जो भी स्पेशीज होती हैं अगर वो न्यूज़ में आ जाती हैं तो फिर उनका यूजुअली आपसे आईयूसीएन स्टेटस ही पूछा जाता है। तो इसी वजह से अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसी स्पेशीज देखेंगे जो कि किसी वजह से न्यूज़ में थी और इनका आईयूसीएन स्टेटस हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। What is the IUCN status of Indian vulture recently seen in the news? Indian vultures जो हैं ये critically endangered की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जितने भी स्पेशीज इसमें रिकॉर्डेड हैं आईयूसीएन लिस्ट में, आप सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन जो भी स्पेशीज चर्चे में आएंगे किसी न किसी वजह से, तो फिर उनका स्टेटस आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, What is the IUCN status of Gentoo penguin which was recently seen in the news? Gentoo penguin का जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। What is the current conservation status of the Himalayan wolf as examined by the IUCN in their red list? Himalayan wolf जो है वो vulnerable की कैटेगरी में आते हैं। Which species had its IUCN red list conservation status changed from critically endangered to near threatened recently? ये species है साइगा एंटीलोप। ये जो species है पहले ये critically endangered की कैटेगरी में आती थी, लेकिन अब इसको near threatened में डाल दिया गया है। What is the conservation status of stump-tailed macaque as per the IUCN Red List? Answer is vulnerable. ठीक है। What is the theme of the G77 Third South Summit in Kampala, Uganda? जो Third South Summit है ये बेसिकली एक मीटिंग है G77 की, जो कि हाल ही में हुई थी कंपाला यूगांडा में। कब? 21 और 22 ऑफ जनवरी को। इसके लिए थीम रखी गई थी लीविंग नो वन बिहाइंड, दैट इज ए ऑप्शन। इस समिट में G77 प्लस चाइना कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड थी और G77 की बात करें तो ये एक ग्रुप है 134 कंट्रीज़ का, जिसमें कि इंपॉर्टेंट नेशंस आते हैं जैसे कि चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया वगैरह, साथ ही पाकिस्तान भी इसमें आता है। और G77 को स्टैब्लिश किया गया था एज अ रिएक्शन टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया था टू मीट द नीड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो G77 की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनका पर्पस होता है कि मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत कर सकें, साथ ही फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट कर सकें कंट्रीज़ के बीच में और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट प्रमोट हो सके। ठीक है, तो G77 थर्ड साउथ समिट के लिए वेन्यू ज़रूर याद रखिएगा, ये युगांडा में हुई थी और इसके लिए हमने थीम क्या रखी? लीविंग नो वन बिहाइंड। चलिए कुछ समिट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। Which country is the host of 19th summit of the non-aligned movement 2024? जो 19th समिट है नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए, इसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? आंसर इज युगांडा। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2024 ब्रिक समिट? 2024 की जो ब्रिक समिट है ये कहाँ पे होगी? आंसर इज कजान, और कजान कहाँ पे है? रशिया में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? इसके लिए होस्ट है दुबई कंट्री। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? योर आंसर इज न्यू दिल्ली।
विच सिटी होस्टेड द ज्वाइंट समिट ऑफ द अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? कौन सी जगह होस्ट रही इस ज्वाइंट समिट के लिए? तो यहाँ पे आंसर है रियाद। रियाद में ये ज्वाइंट समिट कंडक्ट कराई गई। विच कंट्री होस्टेड द 2-day समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स डब्ड एज स्पेस समिट? स्पेस समिट कहाँ पे हुई थी? आंसर है स्पेन। एस फॉर स्पेस एंड एस फॉर स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज laid the foundation stone for state of the arts आयुष दीक्षा सेंटर in which Indian city? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने जो फाउंडेशन स्टोन है आयुष दीक्षा सेंटर की, वो कहाँ पे डाली है या कहाँ पे रखी है? तो आयुष दीक्षा सेंटर एक यूनिक इनिशिएटिव है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयुष प्रोफेशनल्स, और ये स्टैब्लिश होगा सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। तो इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले डाउन करी है हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। कौन है ये? मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस किया है इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल आयुष मेडिसिन के ऊपर कि किस तरह से हमें इसे कोलैबोरेट कराना है मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ। इस सेंटर का बजट तैयार किया गया है 30 करोड़ रुपए का, और ये प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, कोलैबोरेट करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, और इसका फोकस होगा कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड द रिसर्च फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। साथ ही ये फीचर करेगा एडवांस्ड फैसिलिटीज़ को, जैसे कि ऑडिटोरियम्स, रूम्स एंड नेचुरल लाइब्रेरी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो सेंटर है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हो चुका है? तो यहाँ पे आंसर है भुवनेश्वर, यहाँ पे ये स्टैब्लिश होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगले स्लाइड में। Recently, Telangana collaborated with which organization to establish the Center for the Fourth Industrial Revolution? तेलंगाना ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, और अब ये मिलकर स्टैब्लिश करेंगे सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हु इज द करंट सीईओ ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो फिलहाल करंट सीईओ कौन है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए? इनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार। Which organization recently signed a memorandum of understanding with National Remote Sensing Center to develop a green cover index for the national highways? Here answer is National Highway Authority of India. National highways की जब भी बात आएगी तो इससे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक रखती है? NHAI। इन्होंने साइन किया एक MOU with the National Remote Sensing Center ताकि मिलकर डेवलप कर सकें एक ग्रीन कवर इंडेक्स। स्वरवेद महामंदिर, which is world's largest meditation center, inaugurated recently, is located in which Indian city? दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है स्वरवेद महामंदिर, हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया वाराणसी में। कामलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, where Eastern Ghat Nature Interpretation Center is being opened, is located in which Indian state? कामलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Recently, which two airports were awarded the best airport of the year at the Wings India Awards 2024? Wings India 2024 में कौन से दो एयरपोर्ट्स हैं जिनको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? सबसे पहले याद रखिएगा कि विंग्स इंडिया अवार्ड्स जो है ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। और इस दौरान दो एयरपोर्ट हैं जिनको बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। फर्स्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु का है, और सेकेंड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ठीक है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एंड सिंधिया ने एट एन इवेंट इन हैदराबाद। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो मैंगलुरु एयरपोर्ट है ये कैटेगराइज हुआ है एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द अंडर 5 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी, ठीक है। तो ओवरऑल कौन से दो एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट साबित हुए? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। अगर आपसे पूछेंगे अंडर 5 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा साबित हुआ है, तो ये है मैंगलुरु एयरपोर्ट। चलिए कुछ एयरपोर्ट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थे। रिसेंटली विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव द रिकॉग्निशन एट यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्साइल्स? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू लैंड अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट इन लो विजिबिलिटी? ये है देवगढ़ एयरपोर्ट। ये पहला एयरपोर्ट है कंट्री का जो कि लैंड करेगा कमर्शियल एयरक्राफ्ट को लो विजिबिलिटी में भी। Which state is planning to establish an aerotropolis around its upcoming international airport? ये स्टेट है यूपी। यूपी प्लान कर रहा है कि वो अपने अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्टैब्लिश करे एक एरोट्रोपोलिस। उत्केला एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? उत्केला एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो चुका है उड़ीसा में। और लास्ट है तेजू एयरपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तेजू एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में। फाइन। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ये 5 स्टार क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
और यहाँ पे आंसर है आपका तमिलनाडु। जो 6वां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, ये होस्ट किया है तमिलनाडु ने। इसी के साथ ये पहली बार हो रहा है जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे साउथ इंडिया में कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, कब से कब तक होगा? 19 से लेकर 31 जनवरी तक। कौन सी 4 सिटीज में होगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको मैंने कल भी आपको बताया था। फर्स्ट है चेन्नई, सेकेंड है मदुरई, थर्ड है तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची, और फोर्थ है कोयम्बटूर। ठीक है, तो इसमें 5600 एथलीट्स को फीचर किया गया है 275 इवेंट्स में इन अक्रॉस 26 स्पोर्ट्स। और इसके लिए मैस्कट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मैस्कट रखा गया है वीरा मनगई। ठीक है, ये बेसिकली ट्रिब्यूट पे किया जा रहा है इसके थ्रू रानी वेलु नाचियार को, जो कि एक एंटी कॉलोनियल क्वीन थी। फाइन, इस इवेंट का एम क्या है? ग्रास रूट स्पोर्ट को फॉस्टर करना, और इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट एनुअली। कब से स्टार्ट हुआ है? 2018 से। फाइन, तो ये 6वां एडिशन है और इस साल होस्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन सी 4 सिटीज है जहां पे ये होगा? तो आंसर इज चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। अगर आपसे मैस्कट पूछा जाएगा तो आंसर इज वीरा मनगई। तो इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। बेसिकली हम यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के नाम देखेंगे और देखेंगे कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। तो फिर से मैं वही कहूंगी कि अगर कोई भी डिटेल में पढ़ना चाहता है कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन किस वजह से न्यूज में आया था, तो वो हमारे पुराने लेक्चर्स को रेफर करें। अदरवाइज यहाँ पे हम सिर्फ ये देख के आगे बढ़ जाएंगे कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट खेलते हैं। फर्स्ट है अंतिम पंगल प्लेज विच स्पोर्ट। अंतिम पंगल पिछले दिनों न्यूज में थे काफी, और ये एक रेसलर है। आंसर है रेसलिंग। अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो हु वर सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट। ये दोनों जो है बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। रवि बिश्नोई हु वॉज सीन इन द न्यूज प्ले विच स्पोर्ट। रवि बिश्नोई एक क्रिकेटर है। आंसर इज क्रिकेट। अनगद वीर सिंह बाजवा एंड गनीमात सेखौन हु वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ये रिलेटेड है शूटिंग के साथ। ठीक है, और लास्ट है पंकज आडवाणी हु वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पंकज आडवाणी जो है एक बिलियर्ड्स प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये डिस्कस करने चलेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन किस वजह से न्यूज में आए थे तो बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको उनका फील्ड बता के आगे बढ़ जा रही हूँ। नेक्स्ट है स्लिम मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। स्लिम का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली जापान का है। आंसर है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसको लॉन्च किया था जक्सा ने सितंबर 2023 में विद द हेल्प ऑफ H2A रॉकेट, और इसका एम था प्रिसाइज मून लैंडिंग कराना विद इन 100 मीटर्स, और इसके थ्रू ये शोकेस करेंगे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को। तो इसके साथ 2 रोबोटिक रोवर्स भी मौजूद थे। क्या नाम थे उनके? सोनी और टॉमी। ठीक है, इस मिशन का बेसिक एम था कि जापान के स्पेस प्रोग्राम को रिवाइटलाइज करना आफ्टर सो मेनी सेटबैक्स। जैसे कि उनका जो H3 रॉकेट था वो भी फेल हो गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि डीप स्पेस एक्सरेज को ये ऑब्जर्व कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें उनकी वेवलेंथ को विद अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिशन यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। फाइन, तो यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। स्लिप का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और स्लिम किस कंट्री का है? आंसर है जापान, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का है। ठीक है, चलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में हैं जो उनको देख लेते हैं। Which organization recently launched the first indigenously developed hepatitis A vaccine called HaviSure? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा IIL। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। इन्होंने अनवील किया है HaviSure को, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, और ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कंटैगियस लीवर इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में था। याद रखिएगा कि इसको किसने अनवील किया या डेवलप किया? आंसर इज इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसको लॉन्च किया है नाटो ने। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड जापानीज येन डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स। आंसर इज REC लिमिटेड। Which organization developed the second generation distress alert transmitter for fishermen? इसको लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो ने क्रिएट कर लिया है सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर हमारे फिशरमैन के लिए, ताकि उनके वेलफेयर में ये सारे काम हो सके और उनके वेलफेयर के लिए इसरो काम कर सके। Which organization has initiated the first in-human vaccine trials for the deadly Nipah virus? निपाह वायरस के लिए पहला in-human vaccine trial स्टार्ट कर दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। ओके, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो आजकल न्यूज में थे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।
Which state became the second state in the country after Bihar to conduct a caste census? बिहार के बाद कौन सा स्टेट दूसरा हो चुका है जो कि स्टार्ट करने जा रहा है कास्ट सेंसस को? यह क्वेश्चन एक्चुअली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और जैसा आपने देखा होगा कि जब कास्ट सेंसस की बात बिहार ने की थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा था कि कौन सा स्टेट है जो कास्ट सेंसस कराने जा रहा है। तो बिहार के बाद अब सेकेंड स्टेट हो गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है अपना 10 दिन का कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस। इसी के साथ ये दूसरा स्टेट हो चुका है आफ्टर बिहार टू अंडरटेक दिस इनिशिएटिव। ओके, तो वॉलंटियर्स जो है वो विजिट करेंगे हर घर को उनके कास्ट डिटेल्स को इकट्ठा करने के लिए और फिर वो ट्रांसमिट की जाएंगी टू द विलेज सेक्रेटरिएट सिस्टम। इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट्स डेमोग्राफिक कंपोजिशन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है ये सेकेंड स्टेट है आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस। चलिए कुछ रैंक्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। Which Indian city achieved the highest ranking in India in the Mercer's Quality of Living City Index 2023? इसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद की हाईएस्ट रैंकिंग रही इन Mercer's Quality of Living City Index. Recently, which state was ranked as the best performer in the Indian startup ecosystem ranking for 2022? इस रैंकिंग में तमिलनाडु जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा। Which state has consistently ranked the first in recording entries on the interoperable criminal justice system platform? इस स्टेट का नाम है यूपी। यूपी की फर्स्ट रैंक रही एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के मामले में ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। Which state is the top performer among the coastal states in the logistics ease across different states 2023 रैंकिंग? लीड्स की जो 2023 की रैंकिंग जारी हुई थी उसमें तमिलनाडु टॉप मोस्ट पोजिशन पे था। और लास्ट है तिरियानी ब्लॉक विच सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तिरियानी ब्लॉक की पहली पोजीशन रही इन द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ एबीपी और तिरियानी ब्लॉक कहाँ पे लाई करते हैं? आंसर इज तेलंगाना। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मैं फिर से आपको यहाँ बताते चलूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ या मेरी स्पीड के हिसाब से आप स्लो हैं या समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ आप YouTube का प्लेबैक स्पीड वाला फीचर यूज़ करिए और वीडियो की जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं। 0.75 पे कर लीजिए या 0.5 पे, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके लिए आप प्लीज़ इशू नहीं क्रिएट करिएगा कि बहुत फास्ट पढ़ा रही थी मैडम इस वजह से कुछ समझ में नहीं आया या फिर एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है। एक्चुअली अगर आपको ज़्यादा आउटपुट लेना है कम इनपुट देके तो ये टेप रिकॉर्डर चलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर वही है कि इधर उधर घुमा फिरा के इधर उधर की बातें कर लें और फिर रिवीजन वाला पार्ट सारा हटा दें तो फिर छोटे लेक्चर्स कर लेंगे और फिर टाइम पास हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन मोटिव होता है कि आपको हम कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर आउटपुट दे सकें, इसी वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे टेप रिकॉर्डर ऑन किया जाता है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ थोड़ा सा कॉपरेट किया करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास ऑप्शन है, आप प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट्स में लिखिए, अदरवाइज अपना रिव्यू देते रहिए। अगर आपको जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूला करिए। ये हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है और हमें इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कॉन्टेंट इसी तरह से बना के ले आएँ। तो चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Sahadsana signing off.